नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर, उसके नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे। और इस सब्जेक्ट की क्लास फर्स्ट हो चुकी है। इंट्रोडक्शन अपन ने बात कर ली कि रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होती है, वर्षा आधारित खेती क्या होती है, वर्षा आधारित खेती क्या होती है, ये समझ गए आप कि सर जब अपन जो खेती करते हैं, जब अपन कोई फसलें ग्रो करते हैं, जब अपन फसलें ग्रो करते हैं और वो फसलें ओनली किस पर डिपेंड रहती है, वो जब वर्षा पर डिपेंड रहती है, बारिश पर डिपेंड रहती है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं होती है, उसको अपन रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेनफेड एग्रीकल्चर कहा जाता है। अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी अपन ने बात कर ली थी। पर अब अपने को किसके बारे में देखना है? अब अपने को देखना है कि जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्या क्या समस्याएं आती है। तो बेटा आप एक चीज बताओ कि रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब वर्षा पर आधारित खेती है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार वर्षा नहीं हो पाती है, कई बार क्या नहीं हो पाती है बेटा? वर्षा नहीं हो पाती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है मेनली कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो अपन खेती कैसे करेंगे। ठीक है, कई बार समय पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, और कई बार जो है कि तेज बाढ़ आ जाती है, ज्यादा वर्षा हो जाती है, कई बार कम वर्षा हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, कई बार ज्यादा वर्षा हो जाती है, मतलब बाढ़ आ जाती है। कि सर ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने कि कई बार तो बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती है, कभी वर्षा ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब अपने को इस लेक्चर में देखो, इसका मेन टारगेट होना चाहिए अपने को खुद को अप्लाई करना है कि अपने को रेनफेड एग्रीकल्चर करनी है। अपना क्या है, एक फील्ड है, उसमें रेनफेड एग्रीकल्चर करनी है। तो सबसे पहले रेनफेड एग्रीकल्चर के टाइप्स देखे, इंट्रोडक्शन देखा कि क्या रेनफेड एग्रीकल्चर होती है, क्या वर्षा आधारित खेती होती है, उसके टाइप्स वगैरह अपन ने सारी चीजें देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अपने को क्या चीज देखनी है? अब अपने को देखना है कि जो ये रेनफेड एग्रीकल्चर है, ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है। मतलब कोई भी अपन वर्क स्टार्ट करते हैं तो उस वर्क के पहले अपने को ये चीज तो मालूम हो कि ये समस्याएं अपने को फेस करनी होती है। ठीक है, कोई भी अपन वर्क कर रहे हैं उसके पॉजिटिव फैक्टर अपने को सीखने होते हैं और नेगेटिव फैक्टर सीखने होते हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव तो क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से, दोनों माइंड से अपने को क्या करना होगा, सोचना होगा। ठीक है, यही अपने क्या है बेटा, रेनफेड एग्रीकल्चर है। यही अपने क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर। इसी के बारे में अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने जो वर्षा आधारित कृषि है, भाई साहब नाम से ही पता चल रहा है कि वर्षा पर आधारित है, मतलब किसी पर डिपेंड हो गए। भाई साहब किसी पर डिपेंड होना इज प्रॉब्लम। ठीक है, किसी पर डिपेंड होना ही क्या है, प्रॉब्लम है। तो वर्षा आधारित खेती में क्या होती है, कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि मुख्य रूप से तो क्लाइमेट से रिलेटेड, फिर सोइल से रिलेटेड, और फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तकनीकी संबंधी प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, क्लाइमेट से रिलेटेड, सोइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड अपने को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जो साथी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, तो उसके भी नोट्स है, इसके साथ साथ में ही लाइनें दे रखी है। ठीक है, तो वो उस प्रकार से देख सकता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो वर्षा आधारित खेती होती है, अपने रेनफेड एग्रीकल्चर होती है, तो उसमें सोइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्लाइमेट से रिलेटेड हो सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, और सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या हो सकती है। देखो, अपने को सबसे पहले अपन बात करें कि ये किस पर डिपेंड होती है, पूरी तरह से जलवायु पर और वर्षा पर डिपेंड होती है। पूरी तरह से जलवायु और वर्षा पर क्या होती है बेटा, निर्भर होती है। पूरी तरह से जलवायु और वर्षा पर क्या होती है, निर्भर रहती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए, अगर जलवायु में क्या हो जाए बेटा, परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, जलवायु में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए,
क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस कंडीशन में अपने को क्या होता है बेटा, अपनी जो खेती है वो खेती क्या होती है, प्रभावित होती है, मतलब उसमें समस्या आती है। तो देखिएगा रेनफेड एग्रीकल्चर पूरी तरह से जलवायु और कृषि पर क्या होती है, वर्षा पर क्या होती है, निर्भर होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण कई समस्याएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। जिसमें सबसे पहली चीज कि अभी अपन बात करें तो जो अपन वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, इसके साथ में ही कई जलवायु से और जो अपनी प्रकृति है उससे अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका कारण भी अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि क्या कारण हो सकते हैं, और इसके रिजल्ट अपने को दिखाई दे रहे हैं, अत्यधिक तापमान होना, इसके साथ में समय पर वर्षा न होना, कई रीजन अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इरेगुलर रेनफॉल, मतलब अनियमित वर्षा। क्या हो जाएगा बेटा, अनियमित वर्षा हो जाएगा, अनियमित वर्षा हो जाएगी, ठीक है। कुछ वर्षों में अत्यधिक वर्षा होती है, तो कुछ वर्षों में क्या होती है, सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है बेटा, सूखा पड़ जाता है। कुछ वर्षों में तो वर्षा होती बहुत ज्यादा होती है, मतलब बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, और कुछ वर्षों में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है बेटा, सूखा पड़ जाता है, मतलब वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी वर्षा कम अवधि में अत्यधिक हो जाती है, जिससे जल भराव की, वाटर लॉगिंग की क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है, ठीक है। और इसके साथ में ही अनियमित बारिश से फसलें नष्ट हो जाती है, इरेगुलर रेनफॉल होगी, कभी वर्षा होगी कभी नहीं होगी, तो उससे क्या हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फसल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये रिजल्ट होते हैं अपने इरेगुलर रेनफॉल के। किसके होते हैं बेटा, इरेगुलर रेनफॉल के होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है बेटा ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, मतलब वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है या कम वर्षा होती है। लो रेनफॉल रेड्यूस सॉइल मॉइस्चर अफेक्टिंग द क्रॉप ग्रोथ, मतलब ये क्या करती है, कहीं ना कहीं जो कम वर्षा होती है वो सॉइल मॉइस्चर को तो क्या करती है, रेड्यूस करती है, और क्रॉप की ग्रोथ को क्या करती है, प्रभावित करती है, फसल की वृद्धि को क्या करती है, कि सर फसल की वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है, फसल की वृद्धि को क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। इसी प्रकार से अपन बात करें, कई बार अकाल जैसी अपने को स्थिति बन जाती है, और इससे किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। भाई साहब ये राजस्थान के किसान है, एग्जाम्पल लेता हूँ, राजस्थान के किसान है, और ये क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब भाई साहब इनके पास में सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये ओनली डिपेंड है वर्षा पर, रेन पर, ठीक है। अब भाई साहब वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, अब नहीं हुई, उसका मतलब है इनको एक फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, इनको एक फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई साहब मेन चीज तो ये है कि किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है ड्रोट के कारण, सूखा के कारण, ठीक है। तो दूसरा कारण, पहला अनियमित वर्षा, इरेगुलर रेनफॉल, दूसरी आती है ड्रॉट या सूखा, ठीक है। दो समस्याएं देखने को मिली। इसके बाद में आता है टेम्परेचर फ्लक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, टेम्परेचर कभी तो बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। भाई साहब अब आप एक चीज बताओ कि बहुत अत्यधिक टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, अत्यधिक टेम्परेचर या तापमान के कारण क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, नुकसान हो जाता है। किसको नुकसान हो जाता है, फसल को नुकसान हो जाता है। और लो टेम्परेचर के कारण, लो टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, फसल को नुकसान हो जाता है, फसल वैसे पाले से डैमेज हो जाती है। तो भाई साहब जितना टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा, मतलब उतार चढ़ाव होगा, तो इससे क्या होता है, इससे अपनी जो फसलें हैं वो नष्ट होती है, फसलें प्रभावित होती है। कि अत्यधिक गर्मी से मिट्टी की नमी तेजी से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब अगर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर अपने फील्ड में है, पर मॉइस्चर फील्ड में है
तो टेम्परेचर भी तो अत्यधिक बढ़ रहा है। अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, मतलब जो मृदा की सतह है उससे क्या होगा, जल की हानि होगी, और इसके साथ में अपने वाष्पोत्सर्जन भी होगा, मतलब जो अपना प्लांट है, प्लांट की सतह से क्या होगा, प्लांट की सतह से जल की हानि होगी, वाटर लॉस होगा, उसको अपन वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो भाई साहब ये अपने को देखने को मिलता है किसमें, तापमान का उतार चढ़ाव या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। इसके बाद में देखो, अत्यधिक ठंड के कारण कुछ फसलों को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि रबी क्रॉप्स आती है, ठीक है, तो ये अपने तीसरा कारक हो जाता है। पहला अनियमित वर्षा, दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा अपने सूखा आ जाता है, और तीसरा अपन ने क्या बात की, अत्यधिक टेम्परेचर और कम टेम्परेचर। इसके बाद में आता है साइक्लोन और फ्लड्स। क्या आता है, साइक्लोन और फ्लड्स आता है, मतलब चक्रवात और बाढ़। क्या आ जाएगा बेटा, चक्रवात और बाढ़ आ जाएगा, मतलब समुद्र तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और तेज बारिश से फसलें क्या हो जाती है, बह जाती है। मतलब जब चक्रवात और बाढ़ जैसी समस्याएं आती है, क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, तेज बारिश होती है या चक्रवात आते हैं, तो चक्रवात आएगा, उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में जो फसलें हैं वो गिर जाएगी और बारिश में खराब हो जाएगी। और बाढ़ में क्या होगी, पानी भर जाएगा, ठीक है, फसलें बह जाएगी पानी के साथ में, तो ये भी नुकसान है। अत्यधिक बारिश हो जाती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब जल भराव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, जल भराव हो जाता है, जिससे जड़ें क्या होने लगती है, सड़ने लगती है, और उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उत्पादन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसके बाद में पहली जलवायु से संबंधित सारी समस्याएं आ गई कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अपने रेनफेड एग्रीकल्चर में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आता है भाई साहब सोइल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आती है, सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, soil related problems about rainfed agriculture। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कि मृदा की गुणवत्ता वर्षा आधारित कृषि में बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, और लेकिन कई कारकों के कारण यह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या, सोइल की प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी गुणवत्ता। तो देखिएगा सबसे पहले आता है सोइल इरोजन। भाई साहब जब अत्यधिक बारिश होगी, अत्यधिक वर्षा होगी, अत्यधिक वर्षा होने से क्या होगा बेटा, सोइल इरोजन होगा। क्या होगा, सोइल इरोजन होगा, मतलब मृदा का क्या होगा, अपरदन होगा। अधिक वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, वो क्या हो जाती है, बह जाती है। हैवी रेनफॉल वॉशेस अवे द टॉप फर्टाइल सोइल लेयर, मतलब ये अपनी मृदा है, इस मृदा पर ऊपर क्या है, फर्टाइल लेयर है, मतलब उपजाऊ परत है। अब ये उपजाऊ परत क्या हो जाती है, बह जाती है। उपजाऊ परत क्या हो जाती है, पानी के साथ में बह जाती है, तो ये क्या हो जाता है, सोइल इरोजन। क्या हो जाता है, सोइल इरोजन या मृदा अपरदन। सोइल इरोजन या मृदा अपरदन हो जाएगा, पहला कारक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आता है लो ऑर्गेनिक मैटर। अब अपने को पता है कि वर्षा आधारित खेती में ज्यादातर मिट्टी में जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है, और मृदा की उर्वरता घट हो जाती है। अब उर्वरता घटेगी तो रेनफेड एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है, फसलें उगाना ही तो उद्देश्य नहीं है, प्रोडक्शन भी लेना है। तो अब जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर घट जाएंगे, उसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, उससे अपने को नुकसान होगा। नुकसान होगा मतलब वो एक प्रकार की क्या है, समस्या है, और अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर में समस्याएं पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में आती है मृदा की जल धारण क्षमता कम होना। ठीक है, जैसे कि अपने बात करें कि अपनी ये मृदा है, ठीक है, अब इस मृदा में बढ़िया तरीके से बारिश हो गई, बढ़िया तरीके से वर्षा हो गई, ठीक है, अब इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं है, ये तुरंत जो जल आएगा वो जल तुरंत क्या हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है बेटा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जल नहीं रुकता है, और फसलों को नहीं मिल पाएगा। फसलों को जब नमी नहीं मिल पाएगी तो कितनी ही वर्षा हो जाओ, उसका मतलब क्या होगा, रेनफेड एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मृदा में ये क्षमता नहीं है कि मृदा में क्या हो, मृदा में जल रुके।
ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए एक प्रकार की क्या है, समस्या है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मृदा लवणता और इसके साथ में सारियता, सोइल एल्किनिटी और इसके साथ में सैलिनिटी। जब शुष्क क्षेत्रों में अधिक इवोपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो मिट्टी में बेटा एक इवोपोरेशन होता है, इवोपोरेशन होता है और एक ट्रांसपिरेशन होता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। इसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, वाष्पोत्सर्जन, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण, जब मृदा की सतह से जल का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, दैट इज इवोपोरेशन, वाष्पीकरण। ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट की सरफेस से कोई वाटर का लॉस हो रहा है तो वो अपने क्या हो जाएगा, वो अपने वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। दोनों में अंतर याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जब इवोपोरेशन होता है तो मृदा में लवणता बढ़ जाती है, मतलब लवण रह जाते हैं और बाकी क्या हो जाते हैं, जैसे जल के साथ में लवण थे, ठीक है, जल में घुले हुए थे, भाई साहब जल का तो क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, सॉरी, और उसमें सैलिनिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे फसल का उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। और पीएच जब अत्यधिक होगी तो उससे पोषक तत्व की उपलब्धता तो कितने पर रहती है, 6 से 7 पीएच पर मोस्टली ज्यादातर रहती है। तो जब मृदा की पीएच अत्यधिक होगी, इंक्रीज होगी, तो इससे पोषक तत्व की जो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी, डिक्रीज होगी, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मृदा लवणता और क्षारीयता है। इसके बाद में आती है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब तकनीकी से संबंधी क्या होती है, इसमें समस्याएं होती हैं। इसमें सबसे पहले है कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव, जैसे कि अपन बात करें रेनफेड क्षेत्रों में क्या होती है, सिंचाई के साधन जैसे नहरें, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते हैं, पूरी फसल क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती है, तो सबसे पहला हो गया। इसके बाद में आती है उन्नत किस्मों और तकनीकों की कमी। अब अपने को पता है, एक चीज आप बताओ बेटा कि आपकी ये खेत है, अब इस खेत में आपको गेहूं लगाना है, क्या लगाना है, गेहूं लगाना है। अब इस गेहूं में आप क्या टॉप बढ़िया से बढ़िया वैरायटी लाकर लगाओगे, बताओ कि सर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको इसमें रिस्क दिख रही है। क्या रिस्क दिख रही है, कि वर्षा होगी तो खेती होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें अपन क्या नहीं कर पाते, उन्नत किस्मों को नहीं लगा पाते, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि लॉसेस की संभावना ज्यादा रहती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए उन्नत किस्मों की तकनीकी की कमी देखने को मिलती है अपने को रेनफेड एग्रीकल्चर में। तो देखो इसमें ड्रॉप रेसिस्टेंस और कम पानी में उगने वाली फसलों की उन्नत किस्म में किसानों तक क्या नहीं हो पाती है, पहुंच नहीं पाती है, नए उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके बाद में आता है भाई साहब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है। अब इससे क्या होता है, अपने जो रेनफेड एग्रीकल्चर करते हैं, अब इसमें उन्नत किस्में नहीं लगा पाएंगे, उन्नत उपकरणों का यूज नहीं कर पाएंगे, तो इससे सीधी सी बात है कि लो प्रोडक्टिविटी होगी। क्या होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है ना वो क्या होगा, लो मतलब कम होगा। इसके साथ में ही लो इनकम, मतलब इससे आय भी क्या होगी बेटा, लो मतलब कम आय इससे प्राप्त होगी। क्योंकि अपने को पता है प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो बाजार में कम बेचेंगे, बाजार में कम बेचेंगे तो अपने को इनकम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहला क्या हो जाता है, कम उत्पादन और कम आय, ठीक है। इसके साथ में ही अपने आता है कृषि निवेश की समस्या। अब अपने को पता है किसानों के पास में बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है, कहां से खरीदे, कैसे लाएं, ठीक है। पहले पैसे ही नहीं है, ठीक है, पहले पैसे नहीं है तो रिस्क भी नहीं लेगा, ठीक है, पहले पैसे भी तो होना जरूरी है, ठीक है। अब किसान के पास में पहले पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की समस्या होती है रेनफेड एग्रीकल्चर में। मार्केट की इनस्टेबिलिटी होती है, मतलब अस्थिरता रहता है, कभी मार्केट में गेहूं का भाव बहुत ज्यादा हो गया, कभी टमाटर 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, कभी 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, कभी 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो ये किसान की तरफ से ये अस्थिरता होती है कि मार्केट में कुछ भी भाव आ सकता है, एक प्रकार का जुआ है। क्या है, खेती भी एक प्रकार का क्या बन गई है बेटा, जुआ बन गई है, ठीक है। तो ये समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। तो 4 प्रकार के मेन पॉइंट अपन ने पढ़े, उन मेन पॉइंट में अपन ने सब पॉइंट पढ़े और अपन ने जानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या
प्रॉब्लम्स आती है रेनफेड एग्रीकल्चर में, रेनफेड एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है रेनफेड एग्रीकल्चर में। और इसमें कुछ भी डाउट है तो इन नंबरों पर मैसेज करना, और इसके साथ में क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से आपको क्लियर करना है। इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।